आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 21वां और हमारे चैप्टर का शीर्षक है अज्ञातवास। अज्ञातवास इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि अब तक पांडवों ने 12 वर्ष का जो वनवास था उसका कालावधि अवधि समाप्त हो चुके हैं। अब के 12 महीने इसके बाद के आप उनको अज्ञातवास में व्यतीत करना है। इसलिए पांचों पांडवों ने मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ पर जाकर अपना रूप बदलकर रहने का निश्चय कर लिया है। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। भेष बदलना, अपना रूप परिवर्तन करना। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। अब देखिए, जैसे कि पांचों जो पांडव थे, पांचों भाई, वह किसी नौकर के समान थोड़ी ना उनका व्यक्तित्व था। उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनकी पर्सनालिटी को देखकर जब वह राजा विराट के यहाँ पर नौकर के रूप में काम करने के लिए गए तो राजा विराट को यह उचित नहीं लगा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि वे राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपने अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर दिए गए। तो इस प्रकार पांचों भाइयों ने किस प्रकार से अपने अलग अलग रूप धारण कर लिए थे, यह इसको हम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा भाई जो था युधिष्ठिर, कंक के नाम से विराट के दरबार में रूप धारण कर लिया था और राजा के साथ वह चौपट खेलकर दिन बिताने लगे। दूसरा भाई भीमसेन, उन्होंने वल्लभ नाम धारण कर लिया था और वह रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। रसोइयों में काम करने के साथ साथ वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती भी लड़ता था और हिंस्र पशु जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाने का कार्य करने लगा। तो इस प्रकार एक एक भाई ने अपने इच्छा के अनुसार रूप बदलकर मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ पर रहने लगे। उसमें से युधिष्ठिर कंक नाम से वहां पर जीवन व्यतीत करने लगे और भीमसेन वल्लभ नाम से। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रणवास अर्थात रानियों का रहने का स्थान। तो बृहन्नला स्त्री का नाम धारण करके अर्जुन रानियों के भवन में रहने लगे और स्त्रियों, खास कर विराट की कन्या उत्तरा और उनकी सहेलियों तथा दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगे। इस प्रकार अर्जुन ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया था और उन्होंने अपना नाम क्या रखा था, बृहन्नला। और बृहन्नला ने फिर क्या कार्य करती थी, वह कौन सा काम कर रही थी कि राजा विराट राजा की जो बेटी थी उत्तरा और उनकी सहेली को वह नाच गाना सिखाने का नर्तकी के रूप में काम करने लगी। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करना और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहा। तो इस प्रकार नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ोसवार का देखभाल करने के लिए वहां पर कार्यरत हो गए। सहदेव ने किसका रूप धारण कर लिया था, तंतीपाल नाम रख दिया था अपना और वो कौन सा कार्य कर रहा था, गाय और बैलों की देखभाल करता था। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी। अब देखिए, द्रौपदी जो एक खुद महारानी थी, जब वह अपने राज्य में रहती थी हस्तिनापुर में, तब बहुत सारे दास दासियां उसकी सेवा करती थी। लेकिन आज अज्ञातवास में वह अपना रूप धारण बदलकर विराट की पत्नी महारानी की दासी बन चुकी थी।
पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसका सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारी दासी बन गई थी। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करते हुए वह रणवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। तो इस प्रकार अलग अलग भाइयों ने नाम बदलकर अलग अलग रुचि के अनुसार राजा के यहाँ पर काम करने लगे। उसी प्रकार पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी अपना रूप धारण बदलकर सैरंध्री नाम रख दिया और वह विराट राजा की पत्नी सुदेशना की सेवा करने लगी। रानी सुदेशना का भाई किचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर किचक ने बुरे विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। अब देखिए, सुदेशना रानी जो थी विराट की पत्नी, उनका भाई किचक वह बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी था। वह अपने सेना लेकर विराट राजा के यहाँ पर ही रहता था और इस प्रकार विराट राजा की शक्ति उसने और भी बढ़ा दी थी। किचक से सब डरते थे, यहाँ तक कि राजा विराट भी उनसे डरते थे। किचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो किचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी किचक से डरा करते थे और उसका कहा माना करते थे। तो इस प्रकार किचक ने अपना सारा वर्चस्व मत्स्य देश पर चलाया था और यहाँ तक कि उसका साम्राज्य उन्होंने इतना बढ़ाया था कि स्वयं राजा विराट भी उनके शक्ति के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। जब से पांडवों के 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। अब देखिए, जब तक 12 वर्ष का वनवास पांडव भुगत रहे थे, तब तक दुर्योधन ने बहुत से षड्यंत्र किए थे उनको दुविधा में डालने के लिए, उनको समस्या उनकी बढ़ाने के लिए। अब क्या हो गया, अज्ञातवास उनका चालू हो चुका था, इसलिए किसी को भी पता नहीं था कि पांचों पांडव कहाँ पर गुप्त हो गए और कहाँ पर वेश परिवर्तन करके जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए दुर्योधन ने क्या कहते, अपने सारे गुप्तचरों को पांडवों की खोज में लगा दिया था, लेकिन दुर्योधन के गुप्तचर उनको खोज नहीं पा रहे थे। इसलिए दुर्योधन बहुत क्रोधित था और अपने इस क्रोधित को वह हमेशा कर्ण और शकुनी के पास व्यक्त किया करता था। इन्हीं दिनों में हस्तिनापुर में किचक के मारे जाने की खबर फैल गई। अब देखिए, उसी समय क्या हुआ, जब उसके दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों को खोज नहीं पा रहे थे, उसी समय एक गुप्तचर ने आकर हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन को खबर दी कि विराट राजा का जो रानी का जो भाई था किचक, जो मत्स्य देश में रहता था, उसका वध हो चुका है। अब इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि किचक किस प्रकार से बलवान और शक्तिशाली था। तो इसके मृत्यु की खबर जैसे ही सुनी तो दुर्योधन को आशंका हो गई। अब किचक का वध कैसे हुआ था यह हम सबको पता है। उसकी भी एक छोटी सी कथा है कि जब सुदेशना महारानी के पास सैरंध्री नाम बदलकर द्रौपदी रहा करती थी, तो किचक उसके रूप पर आकर्षित हो गया था और वह उसे पाना चाहता था और उसमें उनकी बहन ने उसको साथ दिया था। और जब किचक द्रौपदी के पास जाता है और उसका अपमान करने लगता है और उसको पाना चाहता है, तो द्रौपदी खुद को बचाते हुए राज्यसभा में भागते हुए जाते हैं और उस समय वह सारे लोगों से, राज्यसभा में बैठे हुए राजा विराट से, यहाँ तक उनके पति जो रूप बदलकर वहां पर खड़े थे युधिष्ठिर, वह अन्य सभाओं के लोगों से वह प्रार्थना करती है और कहती है कि उनके द्वारा जो अपमान किया जा रहा है उस अपमान से उसे बचाया जाए। लेकिन उस समय राजा विराट और अन्य राजागण सब शांत बैठते हैं और फिर विराट किचक के द्वारा उसको अपमानित किया जाता है और फिर उसके मुंह से खून बहने लगता है और इस प्रकार फिर वह उस खून को पोंछती नहीं है और उसी प्रकार वह भीम के पास जाती है और भीम से कहती है कि आपके पत्नी के अपमान का बदला आपको लेना है और रात वह किचक का वध आपको करना ही होगा, कि अगर वह कल का सुबह देख पाएगा
तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। और इसलिए उस समय युधिष्ठिर भीम को शांत करता है, क्योंकि उनको पता है अगर इस प्रकार का अगर व्यवहार करें तो उनके बारे में जो दुर्योधन के गुप्तचर भेजे जाएंगे उनको पता चल सकता था और इस प्रकार उनका अज्ञातवास में खतरा आ सकता था। फिर भी भीम के द्वारा जब कीचक को मारा जाता है तो द्रौपदी प्रतिज्ञा लेती है कि जब तक मैं उसका वध नहीं होता है तब तक मैं जो वस्त्र उसने पहने थे वह वस्त्र भी नहीं बदलेगी और उसके मुंह से जो खून बह रहा था वह उसे भी नहीं रोकेगी। और इस प्रकार अपने पत्नी के अश्रुओं का बदला लेने के लिए और अपमान का बदला लेने के लिए भीम के द्वारा कीचक का वध हो जाता है। और इस प्रकार इस बलिष्ठ कीचक के वध की बात सुनकर, उसकी इस खबर को सुनकर दुर्योधन को शंका हो जाती है कि हो ना हो कीचक का वध पांडवों के द्वारा ही हुआ होगा। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। तो देखिए अब सारी राज्यसभा में सारे बड़े महारथी बैठे हुए हैं और इन महारथियों के बीच में दुर्योधन अपना विचार व्यक्त करता है कि हमें कहाँ पर हमला कर देना चाहिए अभी मत्स्य देश पर, क्योंकि अब मत्स्य देश का जो बहुत ही शक्तिशाली कीचक था उसका वध हो चुका था। इसलिए क्या हो गया है, अब विराट राजा अकेला पड़ चुका है और इससे अगर हम विराट राजा पर आक्रमण कर देते हैं तो उनकी सहायता के लिए, उनके मदद के लिए पांडव वहां अवश्य आएंगे। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले उनका पता लगाएंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस के लिए फिर से वनवास करना होगा, क्योंकि शर्त के अनुसार वह चाहता था कि वह फिर से वनवास करे और हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ का उनको फिर से वह अधिकार नहीं देना चाहता था। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। तो यहाँ पर ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि अगर विराट के साथ हम युद्ध करते हैं तो पांडवों का पता चल जाएगा। अगर पांडव वहां पर नहीं है तो भी हम अगर युद्ध जीत जाते हैं तो मत्स्य देश हमारे अधीन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों ओर से जीत हमारे ही होगी। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु है। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। तो इस प्रकार राज्यसभा में दुर्योधन की इस बात पर बहुत सारे कर्ण, शकुन इन्होंने तो प्रोत्साहन दिया, लेकिन त्रिगर्त देश के राजा जो थे सुशर्मा, उन्होंने भी सहमति दी। कर्ण ने सुशर्मा के बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करेंगे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार देंगे। और इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार सारे दुर्योधन, कौरव और अन्य जो राजा थे दुर्योधन के पक्ष में, उन सारों ने विराट के देश पर अर्थात मत्स्य देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन परिषदों में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। चाकरी, नौकरी, नियुक्त, बहाल, बलिष्ठ, ताकत, धाक, रौब, अनुमान, अंदाज, अनुमोदन करना, समर्थन करना, हमला, आक्रमण। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कीचक का वध होने के उपरांत दुर्योधन को पता लग जाता है, शक आ जाता है कि अज्ञातवास का अगला पांडव का प्रवास मत्स्य देश में ही उन्होंने तय किया होगा और इस प्रकार वह मत्स्य देश पर आक्रमण करने का निश्चय कर लेते हैं।